आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी के एक टॉपिक को लेकर आए हैं जिसे अंतर्गणन एवं बाह्य गणन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको विदित ही है, हमारे यहाँ जो समंकों का कलेक्शन किया जाता है, डाटा का संग्रहण किया जाता है, वो बहुत सारे डाटा के हिसाब से होता है। जैसे हम पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं तो पॉपुलेशन का स्टडी सबसे पहले हमारा 1881 में हुआ, उसके बाद 1891 में हुआ, उसके बाद 1901, यानी इन एवरी 10 ईयर्स से हम डाटा कलेक्शन करते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन का डाटा, हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो 134 पॉइंट समथिंग करोड़ के लिए कहा जाता है। 2011 की अगर हम बात करें, 2011 की बात करें तो 121.02 करोड़ हमारे यहाँ पॉपुलेशन थी। तो देश की पॉपुलेशन को गिनना बहुत सरल काम नहीं है। यही कारण है कि हर 10 वर्ष में हम पॉपुलेशन का डाटा का कलेक्शन करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे डाटाज हैं जिसको हम ईयरली करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा है वो उसको ईयरली कलेक्शन करते हैं। हमारा जो सेंसेक्स का डाटा है वो डे बाय डे भी कलेक्शन होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि डाटा कलेक्शन नहीं हो पाया, या हमने डाटा कलेक्शन किया, वो किया 2011 का किया, 2021 का हम करेंगे, 2001 का हमने डाटा कलेक्शन किया। अगर हमको बीच में किसी डाटा की जरूरत पड़ गई, या हमको कंपैरिजन करना है, या हमको प्रोजेक्शन करना है, पूर्वानुमान लगाना है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हमको समंकों का पूर्वानुमान लगाना या अनुमान लगाने की जरूरत होती है। मान लीजिए हमारा जो डाटा कलेक्शन किया गया है, वो लगातार जो डाटा कलेक्शन किया गया है, वो डाटा है वो 5-5 साल के अंतराल से किया गया है। जैसे 2005 का किया, फिर 2010 का किया, फिर 2015 का किया, फिर 2020 का किया। अब अगर हमको 2013 का डाटा चाहिए तो क्या होगा, या हमको 2025 में क्या होगा, इसका अनुमान लगाना है। तो ऐसी स्थिति में सांख्यिकी विधियों से यह भी किया जाना संभव है। यह भी संभव है कि कभी हमको हर 5 साल में डाटा कलेक्शन करना है। अब इस साल या हम मानेंगे 2020 में जब डाटा कलेक्शन करना था, तो कोरोना महामारी की वजह से ये डाटा कलेक्शन हो नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति में और उसके बाद में हमने 2025 का वापस डाटा कलेक्शन करना है, कर लेंगे। तो ये इसका अनुमान कभी महामारी की वजह से, कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, कोई हड़ताल हो गई, जो डाटा कर्मचारी थे वो हड़ताल पे चले गए, उन्होंने डाटा कलेक्शन नहीं किया, या बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई युद्ध हो जाए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है आपका डाटा कलेक्शन नहीं हो। या आपके पास डाटा कलेक्टेड है पर आपको बीच का कोई डाटा चाहिए, तो भी एक समस्या है, क्योंकि हर साल का आप डाटा इकट्ठा नहीं कर सकते। तो हमारे पास सांख्यिकी विधियों में ऐसी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम बीच का भी कोई डाटा क्या हो सकता है उसका अनुमान लगा सकते हैं, और भावी अनुमान भी हम लगा सकते हैं। इन अनुमान लगाने की विधियों को अंतर्गणन एवं बाह्य गणन के नाम से जाना जाता है। अंतर्गणन से तात्पर्य क्या है? अंतर्गणन का मतलब है कि कोई समंक है, उनके बीच का कोई डाटा है, ऑलरेडी हमको जो समंक दिए हुए हैं उन समंक के कोई बीच का समंक अगर हमको ज्ञात करना है तो उसको हम बोलते हैं अंतर्गणन करना। जैसे हमारे पास 2005 का डाटा है, 2010 का डाटा है, 2015 का डाटा है, 2020 का डाटा है। अगर हमको 2007 के बारे में अनुमान लगाना है, या 2011 के बारे में अनुमान लगाना है, या 2017 में क्या हुआ, अगर जो समंक दिए हुए हैं उन समंक के बीच में, उसके अंदर में से किसी समंक का हमको अनुमान लगाना होता है, तो उसे हम अंतर्गणन के माध्यम से, अंतर्गणन कहा जाता है उसको। जो समंकों का वृद्धि का रेट है, जो समंकों की नियमित अंतराल में बदलने की प्रवृत्ति है, उन प्रवृत्ति को देखते हुए सांख्यिकी विधियों के माध्यम से अगर कोई डाटा दिया हुआ है, उन डाटा के बीच का कोई अनुमान लगाना हो, तो उसको हम अंतर्गणन की संज्ञा देते हैं। और यही जो डाटा हमको अवेलेबल है, उस डाटा में से हमको कोई बाहर का डाटा पता करना हो, जैसे हमको 2018 का पता है, 2019 का पता है, 2020 का पता है। अगर हम 2021 में क्या होना है, मान लीजिए 45 है, या 56 है, या 72 है, यहां क्या होना है, किसी टेबल के, किसी श्रेणी के बाहर का अगर डाटा पता करना हो,
आगे का अग्रिम या इससे पीछे का, अगर आपको 2017 का भी पता करना हो, इस सीरीज के बाहर है ये, तो इसको बोलेंगे बाह्य गणन। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी समंक श्रेणी जो समंक उपलब्ध है, उन समंकों के उन वर्षों के जिन वर्षों के समंक उपलब्ध है, उन वर्षों के मध्य में से किसी समंक का अगर डाटा समंक के बारे में अनुमान लगाना हो तो उसे अंतर्गणन की संज्ञा दी जाती है। और जो समंक अवेलेबल है, उन समंकों की एक रूपता के आधार पर, उनकी वृद्धि दर के आधार पर, उनमें परिवर्तन के आधार पर जो आगे के बारे में या पिछला कोई जो अवेलेबल नहीं है उसके बारे में या श्रेणी के बाहर के बारे में अनुमान लगाना है तो उसे बाह्य गणन की संज्ञा देंगे। जैसे देखिए 2010 है, 2020 है और 2000 है, ये हमारे पास अवेलेबल है। इस अवेलेबल में से अगर मैं यहां से 2007 का निकालूं तो उसको बोलेंगे अंतर्गणन। अगर मैं यहां 2017 का डाटा निकालूं तो अंतर्गणन। अगर मैं 2022 के बारे में अनुमान लगाता हूं तो उसको बोलेंगे बाह्य गणन, क्योंकि श्रेणी से बाहर है। श्रेणी के अंदर वाला अंतर्गणन। अगर इस श्रेणी के इधर का भी 1998 का डाटा निकालना है तो इसको बोलेंगे बाह्य गणन। तो इसका तात्पर्य है अंतर्गणन और बाह्य गणन में समझता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी समंक श्रेणी में जो समंक उपलब्ध है, जिन वर्षों के समंक उपलब्ध है, उन वर्षों के बीच का कोई समंक का अगर अनुमान लगाना हो तो उसको अंतर्गणन कहेंगे। और जो समंक जिन वर्षों के उपलब्ध है, उन समंकों के बाहर या उनसे पहले का या उसके बाद के बारे में कोई पूर्वानुमान लगाना है तो उसे बाह्य गणन की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से हमारे यहाँ एक इकोनॉमिस्ट हुए डॉक्टर बाउले का मानना था कि एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा जो अनुमान लगाया जाता है उसके बजाय एक सांख्यिकी या स्टेटिशियन के द्वारा जो अनुमान लगाएंगे, भले ही वह गलत हो, भले ही वो वास्तविकता से थोड़ा दूर हो, पर फिर भी सामान्य व्यक्ति के द्वारा जो अनुमान लगाया जाएगा उसकी तुलना में जो एक सांख्यिकी स्टेटिशियन के द्वारा जो अनुमान लगाया जाएगा वो कहीं ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो स्टेटिशियन के द्वारा जो अनुमान लगाया जाएगा वो सांख्यिकी विधियों के आधार पर लगाया जाएगा। अब हम यह बात करेंगे कि हमको रिक्वायरमेंट क्या है, हमको अंतर्गणन करने की जरूरत क्या है, बाह्य गणन करने की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर हमको किसी भी मध्यवर्ती वर्ष का अनुमान लगाना हो, जो समंक हमारे यहाँ कलेक्शन नहीं किए गए हों, हमारे यहाँ मान लीजिए हमने ट्रेंड बना रखा है कि प्रति 10 ईयर्स हम कलेक्शन करते हैं, तो हमने 2000 में कलेक्शन किया, 2010 में कलेक्शन किया, 2020 में हमने कलेक्शन किया डाटा का, या 1990 में कलेक्शन किया। अब बीच का जो समंक है वो सामान्य रूप से हम एकत्रित नहीं करते हैं, क्योंकि समंकों को कलेक्शन करने में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है, बहुत सारे प्रागणन नियुक्त करने होते हैं। तो संभव नहीं है कि हर साल का आप डाटा एक्यूरेट कलेक्ट कर पाएं। तो सामान्य रूप से क्या किया जाता है कि एक निश्चित अंतराल के बाद समंकों का कलेक्शन किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पहले भी मैंने बात करी कि पॉपुलेशन का डाटा हर 10 साल में कलेक्शन किया जाता है। 5 ईयर की पंचवर्षीय योजना की जो प्रगति का अनुमान है हर 5 ईयर में होता है। या वित्त आयोग की बात करते हैं तो हम 4 वर्ष के या 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग बनाते हैं। अगर पे जो कमीशन है वो हर 10 साल के लिए 10 साल बाद बनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं समंक जिनमें हम एक निश्चित अंतराल पर ही समंकों का एकत्रित करते हैं। अब हमको अगर बीच का कोई समंक चाहिए होता है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फिर हमको स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करके ही उसके बारे में अनुमान लगाएंगे। अगर हमारे यहाँ देखिए 2010 का है 102.06 करोड़ मान लीजिए, और 2011 का ये हमारा जो डाटा है 2001 का है, और 2011 का डाटा अगर हमारे पास है 121.02 करोड़, ये मान लीजिए पॉपुलेशन का डाटा है। अब अगर इसके बीच में हम देखेंगे कि 2008 में हमारे यहाँ पॉपुलेशन क्या थी, तो अगर किसी भी मध्यवर्ती वर्ष का अनुमान लगाना है तो उसके लिए हमारे को जो अंतर्गणन और बाह्य गणन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि कोई वर्ष का समंक खो गया। मान लीजिए हमारा कोई समंक आग लगने की वजह से खो गया, बाढ़ आ गई, जहां समंक पड़ा था वो बाढ़ की वजह से वो हमारा जो डाटा है वो डिलीट हो गया, या किसी वर्ष में हमारा किसी दूसरे कंट्री के साथ युद्ध हो गया, या कोरोना जैसी महामारी आ गई उसकी वजह से हम डाटा कलेक्शन नहीं कर पाए।
तो अगर किसी वर्ष का कोई डाटा हम कलेक्शन नहीं कर पाए, जैसे सपोज कीजिए यहाँ जो डाटा है वो डाटा हमारे पास है, मान लीजिए 84 करोड़ है, ये 102.3 करोड़ है, उसके बाद में हमने यहाँ देखा 121.02 करोड़ है, यहाँ हम कोरोना की वजह से नहीं कर पाए और 2030 में फिर हमने वापस डाटा कलेक्शन किया और उस समय भारत की पॉपुलेशन आ गई 156.73 करोड़। तो अगर कोई डाटा हम कलेक्ट नहीं कर पाए तो यहाँ क्या रहा होगा डाटा, तो ये जो अवेलेबल डाटा है उन डाटा के आधार पर इसका जो अनुमान लगा सकते हैं। इसके माध्यम से जो डाटा हम नहीं कलेक्ट कर पाए, किसी कारण से आग लगने की वजह से हमारा कोई डाटा नष्ट हो गया, बाढ़ की वजह से कोई डाटा नष्ट हो गया, किसी युद्ध में हमारा डाटा नष्ट हो गया, किसी कंप्यूटर में गड़बड़ होने की वजह से जो डाटा था कंप्यूटर पे वो वायरस लगने की वजह से हमारा नष्ट हो गया, तो उस जो डिलीटेड डाटा है, जो हमारा नष्ट हो गया डाटा है, उसको भी हम स्टैटिकल विधि या स्टैटिकल मेथड के माध्यम से उसके बारे में भी हम अनुमान लगा सकते हैं। तीसरी चीज, अगर हमको आपस में तुलना करनी है, मान लीजिए हमको तुलना करनी है कि भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है या पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है, इसके बारे में अनुमान लगाना है। और हमने यह देखा कि हमारे यहाँ 2001 से लेके 2011 तक हमारा ग्रोथ रहा है 16.73%। मान लीजिए सपोज कीजिए ये पॉपुलेशन का ग्रोथ रहा है। और अगर मान लीजिए पाकिस्तान में जो डाटा है, पाकिस्तान से हमको तुलना करनी है और वहां पर जो डाटा अवेलेबल है वो डाटा अवेलेबल है 2005 का, और 2005 से बाद में उनका 2008 का डाटा अवेलेबल है और यहाँ इनकी ग्रोथ आ रही है 30%। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर आपस में तुलना करनी है तो हमको भी 2005 का डाटा चाहिएगा और 2008 का डाटा चाहिएगा। उसके आधार पर यहां हम ग्रोथ देखेंगे, उसके बाद पाकिस्तान की ग्रोथ से हम आपस में तुलना कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमको हमारे समंकों की तुलना किसी दूसरे कंट्री के समंकों से करनी है तो उसके लिए हमको ये जरूरी है कि उस कंट्री का जो डाटा अवेलेबल है उसी वर्ष का, जिस कंट्री से हम तुलना करना चाहते हैं उस कंट्री का जिस वर्ष का डाटा अवेलेबल है उसी वर्ष का डाटा हमको हमारा भी अवेलेबल होगा तो ही तुलना कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती है। तो कई बार क्या होता है कि दो कंट्रीज की आपस में कंपैरिजन करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हमको डाटा की जरूरत होती है। तो हम एक लिख सकते हैं तुलना करने के लिए चाहिए, दूसरा मध्यवर्ती वर्ष के अनुमान के लिए चाहिए, तुलना करने के लिए चाहिए। और देखिए इसके अलावा और भी हमारे कारण है। इसके अलावा देखिए मान लीजिए तीसरी चीज हम लिख सकते हैं समंकों के नष्ट होने की स्थिति में चाहिए, समंकों के नष्ट हो जाने पर अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आपको फ्यूचर के बारे में कोई प्रोजेक्शन लगाना है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, ग्रोथ का जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के आधार पर फ्यूचर में हमारा डाटा क्या रहने वाला है, तो वह भी अनुमान हम अंतगणन बाह्य गणन की विधि से निकाल सकते हैं। जैसे हमारा जो पॉपुलेशन का डाटा है 2001 का है, 1991 का डाटा है, 2011 का है, 2021 में क्या होगा इसका अनुमान हम लगा रहे हैं। तो हम लगा रहे हैं कि 137 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो ये जो डाटा आ रहा है 137 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन का, ये डिपेंड करता है कि हमारी पहले की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रही है और उसमें हर 10 साल में ग्रोथ में कितना परसेंट चेंज आ रहा है, कितने परसेंट ग्रोथ कम हो रही है। उस आधार पर उसी ग्रोथ रेट को मानते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं। फ्यूचर के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा समंक क्या होने वाला है। पर अब देखिए इसकी मान्यताएं क्या है। हम जो अनुमान लगाएंगे उसके लिए हमको दो या तीन मान्यताएं माननी पड़ती है। पहली चीज ये होती है कि आपका जो समंक है उसमें बहुत ज्यादा आकस्मिक उतार चढ़ाव ना हो। देखिए हम जो अनुमान लगाएंगे, अगर देखिए समंक है, मान लीजिए समंक है 2001 का है, 2002 का है, 2003 का है, 2004 का है, फिर 5 का है, फिर 6 का है, फिर 7 का, और डाटा है 84, फिर 90, 96, 102 है, उसके बाद 1110 हो गया, उसके बाद 126 हो गया, 132 हो गया। तो यहाँ एक ट्रेंड है कि डाटा लगभग कैसा बढ़ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए। देखिए डाटा जो बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ रहा है।
अगर यही डाटा इस प्रकार का होता कि यहाँ 80 होता, यहाँ 120 होता, यहाँ 30 हो जाता, यहाँ 150 हो जाता, यहाँ 250 हो जाता, यहाँ 10 ही रह जाता, यहाँ 120 हो जाता, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होते। तो ऐसी स्थिति में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए हम इसमें अनुमान लगाते हैं कि 2008 में क्या होना है, तो 2008 में क्या होना है, तो हम इसका चित्र बनाएंगे। तो ये चित्र यूं चल रहा है, थोड़ा 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 बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 2008 में मान लीजिए ये स्थिति है, ये 01 की है, फिर ये 02 की है, फिर 03 में ये हो गया, 04 में ये हो गया, ये 05 में हो गया। तो ये इस आधार पर हम लगाएंगे कि 2008 में लगभग ये होगा। ये ट्रेंड चल रहा है, और यही अगर ट्रेंड यूं हो कि ऐसा कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो इसमें आप अनुमान लगाएंगे। अगर इसके बारे में मैं अनुमान लगाऊं और मैं ये मानूं कि ये इस हिसाब से लगभग होगा 200 और वास्तव में 5 ही हो जाए, तो मेरा अनुमान बहुत गलत होने की संभावना है। तो हम ये कह रहे हैं कि इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन तभी यूज आएगा जबकि डाटा में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं हो, बहुत ज्यादा परिवर्तन डाटा नहीं हो। एक डाटा का फिक्स है, अगर ये बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। अभी जैसे इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाएंगे, तो देखिए 2011 की पॉपुलेशन है 121.02 करोड़। तो मेरे हिसाब से 221 में कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ की पॉपुलेशन 110 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि हम अगर 1881 से अगर डाटा का एनालिसिस करें तो लगभग हर साल हमारे यहाँ पॉपुलेशन का ग्रोथ रहा है, और ये ग्रोथ रेट 13% भी कभी रहा है, कभी 20 भी रहा है, कभी 21 भी रहा है, उसके बाद 18 हो गया, उसके बाद 17 हो गया। लगभग अभी ये हम अगर देखें तो 1947 के बाद जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो लगभग 16% से ज्यादा हर 10 साल में हमारे यहाँ बढ़ रहा है। तो अब हम अनुमान लगाएंगे, तो उस ग्रोथ रेट को अनुमान लगाते हुए हम देखेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो कोई भी अनुमान करने वाला यहाँ नहीं कहेगा। पर अगर यही पॉपुलेशन यूं इस प्रकार से, अगर मान लीजिए कोई डाटा ऊपर नीचे इस प्रकार से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसमें अनुमान लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम ये मान रहे हैं कि डाटा में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए। और अगली चीज, डाटा एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। अगर डाटा बढ़ रहा है तो बढ़ता हुआ होना चाहिए, और घट रहा है तो घटता होना चाहिए, तभी हमारा जो अनुमान है वो बहुत सही लगेगा। अब उसके बाद में देखिए, अगर आप जो डाटा का अनुमान लगा रहे हैं वो शुद्ध किस स्थिति में होगा, तो इसके लिए आप ये देखिए कि अगर समंक इस प्रकार का हो जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा हो, बहुत ज्यादा चेंजेज नहीं हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जो हम अनुमान लगाएंगे वो शुद्धता के नजदीक होगा। 100% तो हम नहीं कह सकते कि अनुमान लगाएंगे तो वो उतना ही आएगा। एक ट्रेंड के बारे में बता सकते हैं। मान लीजिए खिलाड़ी है, उसने पहले 50 बनाया, फिर 56 बनाया, फिर 47 बनाया, फिर 30 बनाया, तो अब सट्टा लगाने वाला ये इसके लिए लगाएगा। हो सकता है कि ये 40 रन बनाए, इस पर लगाएगा। तो अगर मान लीजिए 40 की जगह 47 बनाता है तो +7 हुआ, और अगर ये 30 पे आउट हो गया तो -10 हुआ। इसका अनुमान बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि इसके खेल में कंसिस्टेंसी है, लगातार इसका खेल जो है इसमें जा रहा है और कुछ स्कोर कर रहा है। उसी प्रकार अगर समंक जो है वो एक नियमित क्रम में परिवर्तन होते हैं तो उनमें हम अनुमान लगा सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि अंतर्गणन किसे कहा जाता है, बाह्य गणन किसे कहा जाता है, और अंतर्गणन का क्या महत्व होता है, और क्या क्या चीजें अंतर्गणन को करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। यानी अंतर्गणन और बाह्य गणन होने कब सही होगा, इसके बारे में हमको थोड़ी हमें पता होना चाहिए कि एक तो जो डाटा है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो और नियमित क्रम में डाटा बदलता हो। तो ये हमने एक जनरल अंतर्गणन क्या होता है या बाह्य गणन क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी। अगले वीडियो में हम अंतर्गणन की द्विपद विस्तार रीति किसको कहते हैं, उसके बाद न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि किसे कहते हैं, लाग्रेंज की विधि किसे कहते हैं, उसके बारे में करेंगे। केवल हम यहाँ एक विधि को ले लेते हैं अंतर्गणन की, उसको बोलते हैं बिंदु रेखीय विधि। उसके माध्यम से हम अंतर्गणन का और बाह्य गणन का अनुमान लगाकर कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहली विधि इसको बोल रहे हैं बिंदु रेखीय विधि। बिंदु रेखीय विधि से अनुमान लगाएंगे तो देखिए, मान लीजिए 2001 का डाटा है हमारे पास एवरी 2 ईयर्स का या एवरी 10 ईयर्स का डाटा है। तो हम लेंगे 1971 का है, 1981 का है, 1991 का है, 2001 का है, 2011 का है, और 1961 का हमारे पास डाटा है।
अब डाटा है ये 50 है, उसके बाद ये 72 है, उसके बाद 90 है, उसके बाद 90, उसके बाद 108 है, उसके बाद 120 है, 137। सपोज कीजिए दिस डाटा इज अवेलेबल। अब बिंदु रेखीय विधि से हम क्या करेंगे, इसको हम प्लॉट कर देंगे। ये 1961 है, ये 71 है, ये 81 है, ये 91 है, 01 है, 11 है। और यहां से हम थोड़ा सा इसको यूं करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे डाटा। तो ये डाटा हमने सपोज किया 50 के बाद ये हमने ले लिया 60, 70, 80, 90, 2, 0, 1, 3, 4, 5, 6। तो ये 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, दी जाता डाटा। अब देखिए 60 में आपका 50, 61 में, उसके बाद हमने लगाया 71 में 72, ये हमने लगाया तो ये आ गया आपका। उसके बाद में 90, तो ये 90 आया 81 में। उसके बाद में 108 आया आपका 1991 में 108। उसके बाद में 120 आपका आया 01 में। उसके बाद में 137 आया 11 में। तो ये हमारा बिंदु रेखीय चित्र है। अब आपसे पूछा जाए, ये चित्र का ट्रेंड के हिसाब से हम चित्र को आगे बढ़ा देते हैं। अब पूछा जाए कि 21 में क्या होगा, तो हम यहाँ 21 पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, एक लंब डालेंगे और इसको इधर से मिलाएंगे। तो ये बता रहा है कि लगभग 145 होगा। क्या होगा, ये आएगा 2021 में 145। अगर हम देखें जितना डिफरेंस है तो हो सकता है यहाँ 150 हो, तो 148 के आसपास होगा। ये 148। दिस इज द मेथड, दिस इज द ग्राफिकल मेथड। ये बिंदु रेखीय विधि से अनुमान लगाना है। अब आपसे पूछा जाए कि 95 में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 95 में एक अनुमान लगाएंगे। सपोज कीजिए हमको 95 का पता करना है, या मान लीजिए हमको 84 का पता करना है, तो हम 84 जो करेंगे, ये आपका डाटा इसका, ये इसमें देखिए। अब आपको कोई डाटा पता करना है, तो आप जैसे मान लीजिए 84 का डाटा पता करना है, तो यहां से लंब डालेंगे। थोड़ा सा अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। अब यहां देखिए मैं यहां लगाता हूं, सपोज कीजिए 06 का डाटा मैं पता करता हूं, तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला, तो यहां पता चल जाएगा 06 में क्या होने वाला है। 06 में हमारा जो डाटा है वो रहने वाला था 118 के आसपास 06 में। तो ये देखिए, इससे एक रफ आइडिया आ जाता है। अगर ये ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो हमारा ज्यादा बेटर होगा। तो ये अंतगणन एवं बाह्यगणन है। मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को एक से अधिक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्गणन किस प्रकार से किया जाता है, बाह्यगणन किस प्रकार से किया जाता है, उसको समझेंगे। थैंक यू।